आप सभी का स्वागत है स्टोरी डेस्क में। आइए सुनते हैं मालती जोशी की कहानी ऑनर किलिंग। अनु, आवाज सुनकर मैं एकदम चौंक गई। पापा मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। किताब परे फेंक कर मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। जी पापा। सुनो, आज शाम अपने यहाँ कुछ लोग आने वाले हैं। जी, तुम्हें भी उनसे मिलना होगा। जी, अगर कोई बात चले तो यही कहना कि तुम अपना एमबीए पूरा करने के लिए यहाँ पर रुकी हुई हो। सुनो, आज शाम अपने यहाँ कुछ लोग आने वाले हैं। जी, तुम्हें भी उनसे मिलना होगा। जी, अगर कोई बात चले तो यही कहना कि तुम अपना एमबीए पूरा करने के लिए यहाँ रुकी हुई हो। मतलब, क्या तुम्हें सीधी सादी हिंदी समझ में नहीं आती या कि मैं रशियन में बात कर रहा हूँ? वे झल्लाकर बोले और पलट कर चल दिए। वे जिस अंदाज में सीढ़ियां उतर रहे थे उससे पता चल रहा था कि वे कितने गुस्से में हैं। मैं सकपकाई सी कुछ देर तक वहीं दरवाजे पर खड़ी रही, फिर धम्म से आकर बिस्तर पर बैठ गई। मैं एमबीए कर रही थी, यह सच था, पर मैं उसके लिए भारत में रुकी थी, यह एक अर्ध सत्य था। इस अर्ध सत्य को पापा इतनी तरजीह क्यों दे रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। मैंने पापा के ऑफिस रवाना होने तक प्रतीक्षा की। जब उनकी गाड़ी बंगले का गेट पार कर गई तो मैं नीचे उतर आई। मैंने सीधे किचन का रुख किया। जैसा कि मेरा अनुमान था, मम्मी वहीं थी, पसीने से तरबतर काम में जुटी हुई थी। चारों बर्नर्स पर कुछ न कुछ चढ़ा हुआ था और पूरी रसोई तरह तरह के मसालों से महक रही थी। बड़ी तैयारियां हो रही हैं। कोई खास मेहमान आ रहे हैं क्या? मैंने पूछा। जयपुर से कुछ लोग अतुल के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। लगता है काफी जोरदार पार्टी है। उत्तर में मम्मी केवल हंस दी। तो इन जयपुर वालों को मेरी पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी क्यों है? भैया के क्वालिफिकेशंस काफी नहीं है क्या? क्यों, क्या हुआ? पापा कह रहे थे उन्हें अपने एमबीए के बारे में जरूर बताना। अगर उन्होंने कहा है तो बताना ही होगा। तुम तो उनका स्वभाव जानती ही हो, वहां बहस की कोई गुंजाइश नहीं होती। तुमने उनकी आदत बिगाड़ी है, हर बात सिर झुकाकर मान लेती हो, कभी विरोध नहीं करती। इसीलिए ये अच्छा न्याय है। बच्चे गलती करें तो मेरी जिम्मेदारी है। पापा गुस्सा करे तो उसका ठीकरा भी मेरे सिर पर। तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे बलि का बकरा बना दिया है। अच्छा, आप जाओ यहाँ से। यहाँ खड़े रहकर मेरा दिमाग मत खाओ और जाते हुए बरामदे में बैठे पंडित को अंदर भेजना, नहीं तो शाम तक बादाम ही छीलता रहेगा। यहाँ इतना ढेर सारा काम पड़ा है, दाल पोसनी है, पनीर तलना है। मम्मी की बात पूरी होने से पहले ही मैं वहां से भाग खड़ी हुई। उनके कामों की लिस्ट सुनकर मुझे ही पसीने छूटने लगे थे। शाम को वे लोग पधारे। सचमुच बड़ी जोरदार पार्टी थी। 2 शानदार गाड़ियों में लद कर वे आए थे। विदेशी गाड़ियां, यूनिफॉर्मधारी शोफर, ठाट अलग ही लग रहे थे। मैं सोच रही थी, क्या ये लोग जयपुर से भोपाल तक कार से आए हैं? पर मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। परिचय के दौरान ही पता चल गया कि फ्लाइट से आए हैं। यहाँ एक रिश्तेदार के यहाँ ठहरे हैं। गाड़ियां बता रही थीं कि रिश्तेदार भी काफी तगड़ा आसामी है। वे साथ आए भी थे। एक बात तो साफ समझ में आ गई कि आईएएस दामाद का लालच ही उन्हें हमारे दरवाजे तक ले आया है, नहीं तो हम लोग उनके पासंग में भी नहीं थे। पापा सचिवालय में बहुत ऊंचे पद पर थे जरूर, पर सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरी का तामझाम सिर्फ ऊपरी होता है, बैंक बैलेंस के नाम पर तो शून्य ही होता है। परिचय की औपचारिकताएं पूरी हुई। मेरा परिचय करवाया गया। मेरी बेटी अनुष्का एमबीए कर रही है। इसका मन भी अतुल की तरह आईएएस करने का था। कर भी लेती क्योंकि हमेशा टॉपर रही है। पर मैंने कहा, तुम्हें तो भारत में रहना नहीं है, फिर क्या मतलब, दामाद तो लंदन में है ना। अच्छा, किस कंपनी में? प्रश्न मुझसे पूछा गया था, पर मैं इतना सकपका गई थी कि उत्तर देते नहीं बना।
पापा ने ही मेरी ओर से इस प्रश्न का और बाकी सब प्रश्नों के उत्तर दे दिए। मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया था। उन लोगों के जाते ही पापा एकदम फट पड़े। क्या तुम्हें 2 शब्द ठीक से बोलना भी नहीं आता? पूरे वक्त मुंह में दही जमाए बैठी रही। कौन कहेगा कि ये लड़की हमेशा टॉपर रही है? पापा, बात सिर्फ मेरी और मेरी पढ़ाई की होनी थी। आप तो पता नहीं क्या क्या कह गए। लंदन वालों को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? क्यों, दामाद नहीं है वो हमारा? अब जो भी है उसका ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? क्या पहली ही मुलाकात में सारे पत्ते खोलकर रख दूं ताकि लड़की वाले बिदक जाएं? मेरी तो एकदम रुलाई ही फूट पड़ी। बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकते हुए मैं कमरे से बाहर निकल आई। मम्मी ने शांत स्वर में समझाने की कोशिश की, जरा सब्र से काम लीजिए, बेचारी अभी उस हादसे से उबर नहीं पाई है। मैं ही कौन सा उबर पाया हूँ मैडम, मुझे तो पूरे 15 लाख की चपत लगी है। मेरे गाढ़े पसीने की कमाई पानी में चली गई। पापा की बात सुनकर मैं एक गहरे अपराध बोध से भर गई। इतने दिनों तक सिर्फ अपना दुख सहलाती रह गई थी। इस पहलू पर कभी गौर ही नहीं किया था। इस हादसे के कारण मेरी शादी एक हादसा ही तो थी। घर के बचत खाने में कितना बड़ा छेद हो गया था, मुझे इसका एहसास ही नहीं था। शर्म से गड़ गई थी मैं। मेरे मुंह में दही जमाने के बावजूद बात पक्की हो गई थी। पापा मम्मी भैया को लेकर जयपुर लड़की देखने गए थे। मैं साथ नहीं गई। सच तो यह है कि मुझसे साथ चलने के लिए कहा ही नहीं गया। शायद मेरा साथ जाना उन्हें निरापद लगा हो। लौटकर सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। बहुत तगड़ी पार्टी है, भैया कितने का हाथ मारा? मैंने चुटकी ली। लेन देन की तो कोई बात अभी हुई ही नहीं, शायद उसकी जरूरत ही नहीं है। बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल जाएगा। खास बात यह है कि बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, रसूख वाले हैं, संसद के गलियारों तक पहुंच है, दोस्ताना है। इसीलिए तो पापा इतने एक्साइटेड हो रहे थे। मतलब यह कि अभी मेरे कैरियर की शुरुआत हुई है। इस समय अगर अच्छा पुश मिल जाता है तो उससे अच्छी बात क्या होगी। लड़की कैसी है? ठीक ठाक है। ऐसे तगड़े पैकेज के साथ तो कानी कुबड़ी भी चलेगी। भैया प्लीज, मैंने ठुनक कर कहा तो वे हंस दिए। मजाक कर रहा था मैं। लड़की अच्छी है, कम से कम उसे भाभी कहते तुम्हें शर्म नहीं आएगी। पूरे घर में खुशी की एक लहर व्याप्त हो गई थी। पापा के उत्साह का अंत नहीं था। सगाई का जश्न वे अपने शहर में करना चाहते थे। बोले, जरा वे भी तो हमारा जलवा देखें। लंबा चौड़ा कार्यक्रम था। पहले वे लोग भैया का टीका करेंगे, फिर हम लोगों की ओर से कन्या की गोद भराई होगी, बाद में रिंग सेरेमनी और फिर शानदार डिनर। शहर का सबसे सुंदर और सबसे महंगा हॉल बुक किया गया। बेस्ट कैटरर, बेस्ट डेकोरेशन और बेस्ट एंटरटेनमेंट, सब कुछ बेस्ट ही होना था। खूबसूरत कार्ड छपवाए गए। मेहमानों की और स्थानीय निमंत्रितों की लिस्ट बनाई गई। शादी चूंकि जयपुर में होने वाली थी, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखा गया कि स्थानीय आत्मीय परिजन परिचितों में कोई छूट ना पाए। कार्ड्स पर नाम पते लिखने का काम मैंने अपने ऊपर ले लिया। एक नाम पढ़ते ही मुझे जैसे करंट लग गया। हाथ रोककर मैंने पूछा, पापा आप इन लोगों को भी निवेदन देंगे? बिल्कुल, देना ही पड़ेगा, वे मेरे समधी हैं। लेकिन पापा, अब जबकि सब कुछ खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया है? अब भी तुम उस घर की बहू हो और वे इस घर के गणमान्य मेहमान हैं। उन्हें ना बुलाने से नए समधियों के पास गलत मैसेज जा सकता है। मैं अवाक होकर उन्हें देखती ही रह गई। बड़ी मुश्किल से मेरे बोल फूटे, पापा जिस रिश्ते को मैंने नकार दिया है उसका बोझ आप क्यों ले रहे हैं? यूं नकार देने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते अनु। जब तक तलाक नहीं हो जाता ये रिश्ते हमें ढोने ही पड़ेंगे। तलाक तो कब का हो जाता पापा, पर आपने होने नहीं दिया। आपने कहा था कि तलाक की पहल उन लोगों को करने दो, इससे हमारा अपर हैंड बना रहेगा। आप शायद चाहते ही नहीं थे कि तलाक हो,
इसीलिए तुम ठीक समझ रही हो। तुम जिस तरह एक झटके में सब कुछ छोड़कर चली आई, वह मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। यह तुम्हारे परले दर्जे की बेवकूफी थी, हठधर्मिता थी। यू शुड हैव गिवन दिस मैरिज अ ट्रायल। एक झटके में? पापा, मैंने पूरा 1 महीना उस नर्क में गुजारा है, एंड इट वॉज नॉट अ ट्रायल, इट वॉज अ टॉर्चर। 1 महीना? इस पूरी जिंदगी के सामने 1 महीने की अहमियत होती ही कितनी है, जरा सोचो। खैर, इन सब बातों पर बहस करने का अभी समय नहीं है। तुम अपना काम देखो, मैं अपना काम देखता हूँ। एंड माइंड यू, वो लोग आएंगे तो तुम उन्हें रिसीव करोगी और अतुल के इन-लॉज से इंट्रोड्यूस करवाओगी। नो आर्ग्यूमेंट प्लीज। कुछ कहने के लिए खुला हुआ मेरा मुंह नो आर्ग्यूमेंट का आदेश सुनकर खुला का खुला रह गया। मैं सिर पकड़कर बैठ गई। हताशा के उन क्षणों में एक बात साफ समझ में आ गई कि पापा नहीं चाहते कि मेरे असफल विवाह की गाथा कहीं प्रचारित हो। वे इस बात को हर तरह से ढांकने का प्रयास करते हैं। शायद इसीलिए तलाक की अर्जी दायर करने में भी वे टाल मटोल करते रहे। उन्हें शायद लगता रहा कि तलाकशुदा बहन बेटे के लिए आने वाले अच्छे रिश्तों में बाधक बनेगी। उस दिन मम्मी से लड़की वालों के बिदकने की बात कर भी तो रहे थे, पर उन्होंने ये कैसे कह दिया कि यू शुड हैव गिवन दिस मैरिज अ ट्रायल। क्या मम्मी ने उन्हें कुछ नहीं बताया? जबकि मैं मम्मी को पल पल की खबर देती रही थी। मेरी आधी पूंजी तो सिर्फ फोन कॉल्स पर ही खर्च हो गई थी। अपनी शादी मुझे एक दुस्वप्न की तरह याद आती है। शादी तो खैर बहुत धूमधाम से हुई थी। लेन देन में, स्वागत सत्कार में पापा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। किसी को किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया था। पर मेरे प्रारब्ध से वे कैसे लड़ते? दूल्हे राजा पूरे समय अनमने बने हुए थे। लोगों ने इसे लक्ष्य भी किया, पर यह मान लिया गया कि इतने वर्ष विदेश में रहने के बाद परंपरागत शादी की ये टीम टाम तड़क भड़क रस्मों रिवाज उसे रास नहीं आ रहा। यहाँ तो हिंदुस्तानी शादी की चकाचौंध से प्रभावित होकर बाहर वाले यहाँ आकर शादी रचाते हैं, और यहाँ अपने ही बच्चे मुंह फुलाए बैठे हैं। अच्छा विरोधाभास है। हनीमून के लिए पापा ने गोवा के टिकट बुक करा रखे थे। होटल में भी रिजर्वेशन हो चुका था, पर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर दूल्हे मियाँ मुझे लेकर चौथे दिन ही उड़ चले। मेहमानों से भरे घर में परिचय का कोई जुगाड़ नहीं हो पाया था। फ्लाइट में भी हम लोग अजनबियों की तरह पास पास बैठे रहे। हमारे बीच बस औपचारिक सी बातें होती रहीं। वह एक नव विवाहित जोड़े की यात्रा तो कहीं से भी लग नहीं रही थी। मुझे लगा था कि घर जाकर ताला खोलना पड़ेगा, पर प्रशांत ने वहां पहुंचकर फ्लैट की घंटी बजाई। पल भर में ही एक गौरांगना ने दरवाजा खोला। दूसरे ही पल वह प्रशांत से लिपट गई और उन्हें बेतहाशा चूमने लगी। बड़ी मुश्किल से प्रशांत ने उसे अलग किया और बेहद सपाट आवाज में कहा, हनी, दिस इज अनुष्का। फिर मुझसे बोले, ये ग्लोरिया है। पिछले 3 साल से हम लोग यहाँ पर साथ रह रहे हैं। पूरे रास्ते जिस तरह का माहौल रहा, उससे मेरे उत्साह पर उमंगों का पाला पड़ चुका था। यह सब सुनने के बाद तो जैसे मैं सुन्न ही हो गई। प्रशांत ने मेरा बैग उठा लिया और मुझे अपने साथ आने का इशारा किया। एक छोटे से कमरे में मुझे टिकाकर बोले, यू जस्ट रिलैक्स, मैं अभी आ रहा हूँ। रिलैक्स? ऐसी हालत में कोई रिलैक्स हो सकता है? अपने दोनों हाथों में सिर पकड़कर मैं जड़वत बैठी रही। पता नहीं कितनी देर। कोई घंटे भर बाद वे फ्रेश होकर लौटे, मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए और बोलना शुरू किया। शादी के लिए मैंने मना किया था, बार बार मना करता रहा, पर माँ नहीं मानी। पापा को हार्ट अटैक आ गया। माँ ने सुसाइड की धमकी दे डाली। मजबूरन मुझे हाँ करनी पड़ी। इकलौता बेटा हूं ना, उसी की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने तो अब भी माँ से कहा था कि तुम्हें बहू चाहिए थी ना, सो ले आया हूँ, अपने पास रख लो। तो बोली, अभी रख लूंगी तो लोग तरह तरह की बात बनाएंगे, बाद में छोड़ देना, इसलिए साथ लाना पड़ा। जितने दिन रहना चाहो रहो, तुम्हारी वापसी का ओपन टिकट बना हुआ है।
जिस दिन जाना चाहो बता देना। उसके बाद वे उठकर चल दिए थे। पति पत्नी के बीच यह आखिरी संवाद था। सारे सपने एक क्षण में धराशायी हो गए थे। रात भर बैठी मैं उनका मातम मनाती रही। कब आंख लग गई पता नहीं चला। सुबह उठी तो घर खाली था। मैंने किचन में जाकर किसी तरह चाय बनाई और मम्मी को फोन लगाया। रो रो कर सारा हाल बताया। वे बार बार यही कहती रहीं, थोड़ा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। 1 महीने तक मैंने धीरज रखा। उन दिनों मैं जैसे किसी अतीन्द्रिय जगत में जी रही थी। उन लोगों के घर छोड़ने तक मैं अपने कमरे में सांस रोके पड़ी रहती, फिर अपने लिए 1 कप चाय बनाती और बाहर निकल जाती। किसी होटल में कुछ खा लेती, विंडो शॉपिंग करती, किसी सिनेमा घर में जाकर बैठ जाती या निरुद्देश्य उस अनजान शहर की सड़कें नापती। एक दिन छोड़कर मम्मी को फोन करती और उनका यही तकिया कलाम होता, धीरज रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लंदन की सड़कों पर घूमना आसान नहीं था। हर कदम पर पैसों की जरूरत पड़ती थी। धीरे धीरे मेरे पैसे चुकने लगे। जब सिर्फ टिकट के लायक पैसे रह गए तो मैंने मम्मी को फोन किया। अब नहीं सहा जाता, मैं आ रही हूँ। और मैं आ गई। मेरे स्वागत में कोई पलक पावड़े बिछाएगा ऐसी मेरी अपेक्षा नहीं थी, पर ऐसे ठंडे स्वागत की भी मैंने कल्पना नहीं की थी। मेरी अग्नि परीक्षा का उनके निकट कोई मूल्य नहीं था, यह तो स्पष्ट हो चुका था। पर ये लोग मुझे ही दोषी करार देंगे ऐसा नहीं सोचा था। पापा की बातों ने आज मुझे मेरी औकात बता दी। मेरे लौटने के सप्ताह भर बाद ही प्रशांत की माँ मुझसे मिलने आ गई। शायद मम्मी ने ही उनके पास संदेश भिजवाया था। मुझे मिलने की जरा भी उत्सुकता नहीं थी, पर मम्मी के आग्रह को टाल न सकी। पर मम्मी के लाख इशारा करने के बावजूद मैं उन्हें प्रणाम करने का मन ना बना सकी। वे बार बार यही कहती रहीं, सब्र से काम लो बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं सिर नीचा किए चुपचाप सुनती रही। मुझे तो अब यह वाक्य रह सा गया था। समझ गई कि माँ लोगों के पास इससे ज्यादा कुछ कहने को होता ही नहीं। मम्मी समधिन की खातिरदारी में लगी रहीं और मैं मूक दर्शक बनी बैठी रही। लेकिन जैसे ही वे चलने को हुई, मैं तपाक से उठ खड़ी हुई। मम्मी, तुम्हारे घुटनों में दर्द है ना? तुम बाहर मत जाओ, मैं आंटी को गाड़ी तक छोड़ दूंगी। मम्मी खुश हो गई कि देर से ही सही मुझे अपना फर्ज याद तो आया। लाड़ से बोली, आंटी नहीं कहते बेटा, माँ जी बोलो। उनकी बात अनसुनी करके मैं पोर्च की सीढ़ियां उतर गई। प्रशांत की माँ धीरे धीरे उतर रही थी। मैंने उन्हें सहारा देने की जरा भी कोशिश नहीं की। जब वे समतल जमीन पर आ गईं, तो मैंने चलना शुरू किया और बोलना भी। आंटी, आपको ग्लोरिया के बारे में पता था ना? वे चलते चलते रुक गईं, विस्फारित नेत्रों से मुझे देखने लगीं। कुछ क्षण मेरा प्रश्न हवा में ही टंगा रह गया। मैंने उसे फिर से उनकी ओर उछाल दिया। आपको पता था ना? वे सकपका गई थीं। धीरे से बोली, हाँ वैसे कुछ कुछ पता था। पता था, फिर भी आपने एक निरपराध लड़की को उस आग में झोंक दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। कांपते स्वर में बोली, मैंने सोचा, हमें लगा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? मेरा स्वर एकाएक तल्ख हो उठा था। पराई बेटियों को आपने क्या सुधार गृह समझ रखा है जो आपके बिगड़ैल बेटों को ठीक कर देंगी? उनसे कोई उत्तर देते नहीं बना। वैसे भी हम उनकी गाड़ी के पास पहुंच चुके थे। हमें देखते ही ड्राइवर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने पिछला दरवाजा खोला और अदब से थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया। मैंने प्रशांत की माँ को सहारा देकर गाड़ी में बिठाने का नाटक किया और जब वे ठीक से बैठ गईं, तो धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, अगर आपको अपना सम्मान प्यारा है तो दोबारा यहाँ मत आइएगा। और मैंने धीरे से गाड़ी का फाटक बंद कर दिया। मेरी धमकी काम कर गई थी। दोबारा उन्होंने इस घर का रुख नहीं किया था। पर मुझे क्या मालूम था कि मेरी यह दिलेरी एक दिन मुझे कितनी महंगी पड़ेगी। अनु, उस दिन पापा ने दफ्तर से लौटते ही आवाज दी,
आजकल पापा की पुकार सुनते ही दिल धड़कने लगता है। पता नहीं क्या आदेश दें। मैंने डरते डरते ही डाइनिंग रूम में प्रवेश किया। मम्मी चाय लगा रही थी। उन्हें देखकर जरा धीरज बंधा। बैठो, आदेश हुआ। मैं बैठ गई। पिछली बार जब प्रशांत की माँ हमारे यहाँ आई थी तो तुमने उनसे कुछ कहा था? मैं चुप। कुछ बोलती क्यों नहीं? जवाब दो। अरे क्या जवाब देगी वह? उस दिन भी इसी तरह चुप बैठी रह गई थी, बल्कि बाद में मैंने इसके लिए डांटा भी था। तुम चुप रहो, पापा दहाड़े। हर बार उसका पक्ष लेती रहती हो। सही गलत कुछ तो समझा करो। मैं सच कह रही हूँ। वह पूरे वक्त इसी तरह होठ सीकर बैठी रही। वह तो उनके सामने आना ही नहीं चाहती थी। मैं ही खींचकर बाहर लाई थी तो बुद्ध बनी बैठी रही। गाड़ी तक उन्हें छोड़ने चली गई, यही बड़ी मेहरबानी हुई। गाड़ी तक तुम क्यों नहीं गई थी? गाड़ी तक तुम नहीं गई थी? नहीं, अनु बोली। मम्मी आपके घुटनों में दर्द है तो आप रहने दो। मुझे लगा इसे उनसे अकेले में कुछ कहना होगा, इसलिए मैं मान गई। क्यों, क्या हुआ? आज उनका ऑफिस में फोन आया था। बोली कार्ड तो मिल गया है, पर आपकी बेटी ने मेरा इतना घोर अपमान किया है कि मैं आपके यहाँ कदम नहीं रखूंगी। तो ना रखें, क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा। शट अप! पापा एकदम फुफकार उठे। एक तो बेवकूफी कर बैठी हो, ऊपर से जबान लड़ा रही हो। उनके ना आने का मतलब जानती हो? नए समधी मुझसे 10 बार पूछेंगे और 10 बार मुझे नए बहाने गढ़ने पड़ेंगे। इसका क्या इंप्रेशन पड़ेगा जानती हो? पापा, आपको नहीं लगता कि शादी ब्याह के मामले में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? हम खुद जो भुगत रहे हैं वह और क्या है। आई थिंक इट इज हाई टाइम कि आप सबको बता दें। वाह, क्या बात कही है। इस शिगुफे के लिए इससे अच्छा कोई मुहूर्त हो ही नहीं सकता। अतुल की एंगेजमेंट की घोषणा बाद में होगी। पहले मैं बड़ी शान से तुम्हारे ब्रेकअप की घोषणा करूंगा, ठीक है? पापा आप गलत। एनफ। मुझे अकल सिखाने की कोशिश मत करो। हर चीज का एक वक्त होता है और शिगुफा छोड़ने का यह वक्त नहीं है। अतुल की शादी हो जाने दो, फिर उन लोगों को भी देखता हूँ। जी पापा। जी पापा नहीं, कल तुम वहां जाओगी, उनसे माफी मांगोगी और सगाई में आने के लिए राजी करोगी। मुझे ऑफिस में छोड़कर मोहन घर आएगा और तुम्हें ले जाएगा। पापा प्लीज। नो आर्ग्यूमेंट प्लीज, पापा ने कहा और उठकर चल दिए। पापा तो अपनी तरफ से वह विषय समाप्त करके चले गए, पर मेरे लिए तो यह एक यातना चक्र की शुरुआत थी। पूरी रात मैं सो नहीं सकी और आत्महत्या के विभिन्न उपायों पर विचार करती रही। उस रात लंदन में एक क्षण में मेरी दुनिया भस्मसान हो गई थी। उस अनजाने देश में निस्सहाय अकेली थी मैं, पर वहां एक बार भी मैंने आत्महत्या के बारे में नहीं सोचा था। मम्मी पापा के चेहरे मेरी आंखों के सामने आ गए थे। मैंने सोच लिया था कि इस नालायक आदमी के लिए मैं अपने माँ बाप को दुखी नहीं करूंगी, और आज इन्हीं लोगों के कारण मैं आत्महत्या के उपाय खोज रही हूँ। पापा के घर में रहकर मैं उनसे बगावत नहीं कर सकती, तो फिर मरने के अलावा और चारा क्या है? मन हो रहा था पंखे से लटक जाऊं या ऊपर जाकर छत से कूद जाऊं, या कि नीचे स्टोर रूम में जाकर रेड किल की टिकिया ले आऊं और पानी में घोल कर पी जाऊं। जलकर मरने का भी एक विकल्प है, पर उसके लिए केरोसिन या पेट्रोल चाहिए। और ठीक से मर गए तो ठीक, बच गई तो वह भयानक शक्ल लेकर कहाँ जाऊंगी? वह जिंदगी तो मौत से भी बदतर होगी। एक काम हो सकता है, कल जब तालाब के पास से गाड़ी गुजरेगी तो पानी देखने के बहाने उतर पड़ूंगी और रेलिंग से छलांग लगा लूंगी, या फिर किसी सिग्नल पर गाड़ी रुकेगी तो चुपचाप उतर जाऊंगी और बस या ट्रक के आगे कूद जाऊंगी। लेकिन अगर मैं मर गई तो पापा मोहन की जान ले लेंगे, और बच गई तो वो लानत मलामत होगी कि बस बदनामी होगी सो अलग।
लड़कियों का मरना निरापद थोड़े ही है। लोग तरह तरह के अर्थ निकालने लगते हैं और मेरे इस कारनामे की वजह से भैया की शादी खटाई में पड़ गई तो पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मरने के बाद भी वे मुझे कोसते रहेंगे। सारी रात मैं सो नहीं सकी। ऊट पटांग विचार मन में आते रहे। जरा सी झपकी लगते ही अजीब अजीब सपने आते रहे। आखिर मैं मुंह अंधेरे उठ बैठी और देर तक ठंडे पानी से नहाती रही। नहाने के बाद मन एकदम तरोताजा हो गया और एक नया ही विचार मन में कौंध गया। मुझे अलग से आत्महत्या करने की जरूरत क्या है? आखिर आत्महत्या का मतलब क्या होता है? आत्मा का हनन ही तो। प्रशांत की माँ के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करना किस आत्महत्या से कम है? पर इसे क्या कहेंगे, हत्या या आत्महत्या? दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी की लिखी कहानी ऑनर किलिंग। आप सबको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आप सभी से मेरा यह निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।